हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब विजय में। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो पहले ही रिलीज़ की जा चुकी है और एडमिट कार्ड अब निकलने लगे हैं। तो सबको अपने एग्ज़ाम सेंटर का पता चल गया होगा और तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये हमारे 10th नंबर की वीडियो है। ठीक है, इसमें 10th नंबर पिछले जो वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ये ऑफलाइन जब पेपर होता था उसी तरह का है। यहाँ पर हम सारे जो क्वेश्चन है उनका चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके ट्रेड की क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेड के क्वेश्चन मतलब जो 60 और 40 का क्वेश्चन होता है, ठीक है। 40 में भी आपका पीसीएम पूछता है और 60 में आपका ट्रेड, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन अगर आप हाई स्कूल या इंटर से अभी पास आउट हुए हैं तो 40 को अच्छे से बना ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही 60 क्वेश्चन जो पूछते हैं ये बेसिकली ट्रेड से होते हैं, इलेक्ट्रिकल से होते हैं। जैसे आपने K2 से अप्लाई किया है तो यहाँ पे K2 का करा रहे हैं, तो K2 से अगर आपने किया है तो ITI का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है, 60 क्वेश्चन। तो यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए जो K2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 10th नंबर की वीडियो है, तो उसमें सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो चैप्टर है विद्युत का मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं उनको कराएंगे, ठीक है। इसे चैनल पे जो नए आए हैं यूजर वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो आपको मिलती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे पिछली वीडियो में एक कमेंट बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, कितने नंबर ले आए हो जाएगा, कितने नंबर। देखें वो पेपर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर पे होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलता है 200 प्लस 240 नंबर तक अगर आप कर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज एकदम श्योर है, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आवेशित परमाणु कहलाता है, ठीक है। आवेशित परमाणु कहलाता है। ए ऑप्शन है अणु, बी आयन, सी विद्युत धारा या फिर डी कक्षा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आयंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर किसी परमाणु में आवेशित है, ठीक है, आवेश है तो उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एक सेकंड, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ के करीब कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयंस बोलते हैं, आवेश परमाणु कहलाता है आयंस, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 200 वोल्ट है, ठीक है। वाट में क्या होता है, पावर का जो मात्रक होता है वाट में होता है। और जो 200 वोल्ट, ठीक है, लैंप का प्रतिरोध होता है, लैंप का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आपको निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, ठीक है, पहले हमें क्या P बराबर VI एक फॉर्मूला पता है कि P बराबर VI होता है, ठीक है। VI से हम यहाँ करेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, अगर पक्षांतर करें यहाँ से करेंगे तो I बराबर जो हो जाएगा P/V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से I बराबर P/V होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। मतलब जो आपका I का मान है, जो करंट का मान है, ये हमने ज्ञात कर लिया, फाइंड कर लिया, कितना 0.5 जो एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि R बराबर कैसे फार्मूला रखेंगे, R बराबर V/I होता है, ठीक है। V हमारा कितना है 200 वोल्ट दिया है और I 0.5 दिया है, तो इसको कट कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं, इसको कट कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हमें 0.5 पता चल गया एम्पियर है और वोल्टेज का मान 200 दिया है। तो I जो यहाँ से हो जाएगा R बराबर V/I, तो यहाँ पे 200, ठीक है, 200 बटा 0.5 रख करेंगे, ठीक है। 0.5 किया हमने, तो यहाँ से क्या हो गया, पॉइंट से अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 400 बाद में कटेगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 400 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आ गया ये क्या आ गया, 400 ओम, ठीक है। 2 का जो आपका राइट आंसर हो गया ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट है। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, जो फॉर्मूला बेस होंगे वही क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया सी वाला होगा। जैसे आपको यहाँ से R बराबर V/I होता है, P और V बराबर IR होता है, तो यहाँ से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के क्रम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जा सकती है। ओम नियम विधि, व्हीटस्टोन सेतु, रेले विधि या लोरेंटस विधि, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु विधि, ठीक है। इस विधि से हम प्रतिरोधों को परम मापन के
के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो कौन सी विधि का करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु विधि का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 संधारित्रों को जिनमें प्रत्येक 16 माइक्रोफेरेड का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका परिणामी क्षमता क्या होगी। ठीक है, जब भी यहाँ पे संधारित्र को कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, से वहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे जोड़ते थे श्रेणी में R1 R2 R3, यहाँ पे उसका उल्टा होता है। अगर श्रेणी बोलेगा तो समांतर में करेंगे और समांतर बोलेगा तो श्रेणी में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है श्रेणी में कह रहा है तो यहाँ पे समांतर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 1/16 करेंगे। ठीक है, 1/16 अगर 1/CT करेंगे मतलब कैपेसिटर टोटल अगर निकालेंगे तो 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, यहाँ पे लिखते हुए अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन समझाने के लिए किसी प्रकार समझाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्दी चैनल जो है बड़ा हो और रिवेन्यू जो आए और इसमें आपका डिजिटल बोर्ड आए। ठीक है, तो ताकि अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है एलसीएम लेंगे तो ये सब बराबर है तो 16 ही हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 चौके 16, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो 1/4 और इसको जो CT लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। CT बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड आएगा आंसर जो आएगा आपका, आंसर जो आएगा आपका 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 4 माइक्रो आपका फेरेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर होगा तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त करेंगे, वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग के को प्रतिरोध से गुणा करके, या फिर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज को अगर धारा से करेंगे तो P बराबर VI होता है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा आपका पावर भी, वोल्टता के वर्ग V²/R करेंगे तब भी आपका निकल जाएगा और धारा के स्क्वायर को प्रतिरोध से गुणा करेंगे। ठीक है, I²R करेंगे तभी आपका जो पावर है निकल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन हुए एक एक चैप्टर से, ऐसे हम डेली लेकर आते हैं आपको। तो यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जो सेल और बैटरी से क्वेश्चन बनते हैं उसको कराते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो। ठीक है, बैटरी को ओवर चार्ज कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, प्लेट्स को आशुद्ध जल से धो देना चाहिए, या बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। तो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल भी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बैटरी इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे और स्वच्छ स्थान पे आपको रखना है। ठीक है, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो चार्जिंग जब होती है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेता है। यही तो काम बैटरी का होता है कि जब चार्जिंग होगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक जो आ रही है उसको स्टोर कर देगा रासायनिक के रूप में, आयंस में तोड़कर रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर देगा और जब लाइट चली जाएगी तब हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सभी बनाएंगे। ठीक है, जो कुछ लड़के पूछ रहे हैं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसमें अगर आप करेंगे तो 60 क्वेश्चन अगर ट्रेड से आ रहे हैं तो मैं जितना सीरीज कराया हूँ प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल पेपर मिला के आपका 40 प्लस तो 100% बनेगा। ठीक है, और जो बच्चा इसे मतलब और थोड़ा इफर्ट करता है और थोड़ा प्रयास करता है तो अच्छे नंबर उसके बनेंगे और 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है, आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट करंट के रूप में, अम्लीय अंश के रूप में। ठीक है, 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपेक्षिक घनत्व के रूप में। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी आपेक्षिक घनत्व को नाप के हम जानते हैं कि जो है ये मतलब बैटरी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज, इसको भी पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है। इससे सचल वैद्युतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, इसका मूल्य कम होता है, इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी सेल होती है, लेड एसिड सेल होती है, ये बेसिकली क्या है, इनको बार बार आवेशित कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और जो प्राइमरी सेल होती है एक बार जब उसका जो आवेश हुआ था
जो उसमें रासायनिक ऊर्जा थी वो खत्म हो जाएगी, पर फिर हम उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, मतलब दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते। वहीं सेकेंडरी की बात करेंगे तो इसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, ठीक है, यही एक लाभ है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होता है, ठीक है, शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में होता है, ठीक है, जो गैसिंग क्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज करता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक सेकेंड, सी वाला राइट आंसर होगा, लेड एसिड सेल को चार्जिंग प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, टोटल 12 चैप्टर हैं लगभग, तो 12 चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, तो हर का एक डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन होंगे, वह पदार्थ जिसकी परमिबिलिटी की फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, डाईमैग्नेटिक, बाइपोलर, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डाईमैग्नेटिक आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, रिलेटिव परमिबिलिटी इकाई से कम किसमें रहती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, डाईमैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, ठीक है। जो 12th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला डायमैग्नेटिक आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिस्टैरिसीस हानियां सबसे कम किस पर निर्भर करती हैं, ठीक है, मतलब हिस्टैरिसीस जो लॉसेस होती हैं सबसे कम किस पर निर्भर करती है आपको बताना है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर, फ्रीक्वेंसी पर, वातावरण के तापमान पर या पदार्थ के आयतन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, वातावरण के तापमान पर सबसे कम निर्भर करेंगे, ठीक है, हिस्टैरिसीस जो लॉसेस होती है वातावरण के तापमान पर सबसे कम निर्भर करेंगे। रिलेक्टिविटी किसके समान है आपको बताना है, परमिबिलिटी के, कंडक्टिविटी के, रेजिस्टिविटी के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जैसे परमिबिलिटी रिलेक्टिविटी होती है वैसे रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, ठीक है, तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। उपरोक्त सिद्धांत किसका है, मतलब किसने दिया था, फेराडे का नियम, जूल्स के नियम, कूलम का नियम या वेबर एविंग थ्योरी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन ये तो सभी को आता होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, फेराडे साहब ने कहा था, ठीक है, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा तो उसे फेराडे लॉज साहब ने बताया था, तो ये फेराडे का नियम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बहुकुला प्रणाली, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एसी धारा की समयावधि, ठीक है, 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, आवर्तकाल दिया है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t या फिर t बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, f बराबर 1/t हो जाएगा, ठीक है, f बराबर क्या हो जाएगा 1/t, फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो f फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/, आवर्तकाल होता है t से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से करेंगे 1/0.02, ठीक है, कुछ इस प्रकार वैल्यू है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि 2 स्थान बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे और दूसरे इसको काटेंगे तो 50 बार हो जाएगा, ठीक है, 50 बार हो जाएगा। अब यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको बेसिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे आवर्तकाल बोलता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तब t बराबर 1/f हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है, ठीक है, पावर जो है 500 वाट, वोल्टेज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, 230 वोल्ट जो मान लिखा होता है या क्या मान होता है, आरएमएस मान, औसत मान, अधिकतम मान, तात्कालिक मान, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आरएमएस मान होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जो वोल्टेज की होती है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, फॉर्म फैक्टर अनुपात होता है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, औसत मान तथा आरएमएस मान का, आरएमएस मान तथा औसत मान का, अधिकतम मान तथा औसत मान का, या अधिकतम मान तथा आरएमएस मान का, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आरएमएस मान तथा औसत मान का, ठीक है। फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस मान तथा
औसत मान का जो है एवरेज होता है, ठीक है, अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात आप हो जाएगा यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात कर रहा है। खर्च हुई शक्ति शून्य होती है, उत्पन्न ऊष्मा शून्य है, या फिर डी पावर फैक्टर का मान शून्य है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, पावर फैक्टर का मान इकाई होगा, ठीक है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है तो पावर फैक्टर का मान इकाई होगा, ठीक है, शक्ति गुणांक हिंदी में बोलते हैं। जब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सएल, ठीक है, एक्सी के बराबर हो तो क्या होता है, ए जेड बराबर आर हो जाएगा, जेड बराबर एक्सी हो जाएगा, जेड बराबर एक्सएल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, जेड बराबर आर। एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो यहाँ पे जेड बराबर आर हो जाएगा, ए वाला जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत मापक यंत्र, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो ये 10 नंबर की वीडियो है, इससे पहले हमारी 9 नंबर मतलब 9th वीडियो हो चुकी हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं मॉडल पेपर की, और उसी क्रम में 6 वीडियो और हमने कराई हैं जो स्टार्टिंग की हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, ठीक है। तो पहले अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से एक बार आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन आते थे और यहाँ पे हम मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि हम कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रायः प्रयोग होता है, कभी कभी प्रयोग होता है, हमेशा प्रयोग होता है, या कभी भी प्रयोग नहीं होता। 21 नंबर का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्रायः प्रयोग होता है, ठीक है। जो नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि हमेशा लगभग प्रायः जनरली हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ क्या होते हैं, इस पर फेंटिंग का असर होता है, नियंत्रण टार्क आसानी से समायोजित किया जा सकता है क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है, इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती है, तापमान बढ़ने से नियंत्रण टार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग हल्की है इसलिए गतिमान निकाय के भार पर कोई वृद्धि नहीं होती है, ये वाला बिल्कुल उपयुक्त जो आपका विकल्प हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटी नियंत्रण जो होता है विधि के लाभ ये हैं, ठीक है। ये देखने में सुंदर होते हैं तो ये बिल्कुल भी ये सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, या सरल नहीं होती, तापमान से प्रभावित नहीं होती, जो फेरेंटी या फेंटिंग असर नहीं होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तापमान से प्रभावित नहीं होती है, इस पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है, इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है, या भार में हल्की होती है, स्केल एक समान बटी होती है, या आकार में बड़ा होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी पे है तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, पीडीएफ बनाने में, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं वहाँ पे करने में, ठीक है, ये लगता है, क्योंकि कोई कोर्स नहीं लॉन्च किए हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो एक छोटा सा काम आपको करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। लाइक तब करना है जब कंटेंट पसंद आए, बाकी सब करना, ठीक है। एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, एसी जो ऊर्जा मीटर होता है, जो एनर्जी मीटर होता है जो घरों में लगाया जाता है, कंपन नियंत्रित करने के लिए द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, एडी करंट के द्वारा, रासायनिक प्रभाव के द्वारा, विद्युत स्थैतिक प्रभाव द्वारा, या चुंबकीय द्वारा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट जो इफेक्ट होता है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो डिस्क की कंपन है उसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डीसी जनरेटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कार्बन ब्रश का प्रयोग करने चाहिए, इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से इंटरपोल भी लगा सकते हैं, कंपनसेटिंग वायरिंग भी कर सकते हैं, कार्बन ब्रश भी प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी वाला, कोई भी विधि, तीनों विधि प्रयोग कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनित्र स्थित वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त होती है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जो स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, या फिर अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वी वाला हो जाएगा, ठीक है। बैटरी जो चार्जिंग के में प्रयोग होता है ये शंट जनरेटर में यूज होता है, शंट जनरेटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाए, ठीक है।
जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से समायोजित कर देना चाहिए। जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देनी चाहिए या फिर जनरेटर को कंपित करना चाहिए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, इससे जो अवशिष्ट चुंबक लॉस हुआ है ये वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड जनरेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग तार को कम लपेट बनाया जाता है। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग दो भागों में विभक्त होती है। आर्मेचर समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट का बनाया जाता है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इन सभी विधियों को अपना सकते हैं, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन आपको पहचानना है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, परिणामी फ्लक्स दोनों का अंतर है होता है। यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एवं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के 2 प्रकार हैं। डी उपयुक्त सभी, 30 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे उपयुक्त सभी होगा तो वहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चनों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लगभग क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे और यूज़ करेंगे। डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे देख लेते हैं। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती या होता है, ठीक है, न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा क्षमता, निम्न आंतरिक प्रतिरोध या उच्च आंतरिक प्रतिरोध। 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है निम्न आंतरिक प्रतिरोध, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सीरीज मोटर, संचयी संयुक्त मोटर, शंट मोटर या विभेदी संयुक्त मोटर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। शंट मोटर आपको प्रिफर की जाती है अगर आप मशीन औजार का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि। ठीक है, या मोटर को की चाल को सीमित रखता है, या मोटर को स्टार्ट करता है, या स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी वाला हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में, क्योंकि मोटर ज़्यादा एम्पियर करंट लेगी तो इसके मान को नियंत्रित करता है, सुरक्षित मान के भीतर रखता है। ठीक है, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता होगी 50% से कम, 100%, 80 से 90%, 60 से 70%। 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इसकी जो इफिशियंसी होगी, दक्षता होगी, ये कितनी होगी, 50 से कम होगी। ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है पिछले एग्जामों में, थोड़ी सी कम हो जाएगी, आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या कुछ बदलाव नहीं आएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। 35 नंबर का ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे लोड के बढ़ने से जो मोटर की चाल है थोड़ा कम हो जाएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लोड बढ़ाएंगे तो चाल घट जाएगी। ठीक है, रियल लाइफ में भी लागू होती है। परिणामित्र ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन तक या फिर 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ए और बी दोनों समान वोल्टता ट्रांसफार्मर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित, 5 केवीए से 2000 केवीए स्टार डेल्टा स्टार संयोजित, 10 केवीए से 200 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित, या फिर 500 केवीए से 5000 केवीए डेल्टा स्टार संयोजित। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। 2000 से केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजित जो होगा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर हाई टेंशन जो ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है, 50 केवीए से अधिक क्षमता, 15000 केवीए से कम क्षमता, 15000 केवीए से अधिक क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला 15000 केवीए से अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं
HT ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंजर्वेटर क्या है, ठीक है। कंजर्वेटर क्या है, मुख्य टैंक में तेल के फैलाव को स्थान देकर मुख्य टैंक में तेल का स्तर बनाए रखता है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक है। ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा। मुख्य टैंक के ऊपर जो टैंक का स्तर है तेल का उसे बरकरार रखता है और मुख्य टैंक के ऊपर छोटा सा ऑयल टैंक होता है। तो ए बी दोनों यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है? वाइंडिंग को ठंडा रखना, तेल का दबाव नियंत्रित रखना, तेल में नमी के प्रवेश को रोकना या तेल में नमी को प्रवेश कराना, ठीक है। तो ये तो गलत है, 4th नंबर नमी को क्यों प्रवेश करवाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। तेल में नमी के प्रवेश को रोकना होता है और इसमें आपका सिलिका जल प्रयोग होता है। सिलिका जल प्रयोग होता है, यहाँ पे सिलिका जल का प्रयोग होता है ताकि नमी को वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर की बाइंडिंग एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर होती है? 90, 120, 180 या फिर 45 डिग्री, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 360 बनेगा और 3 फेज जो हो जाएगा ये प्रत्येक जो बाइंडिंग होगी 120 अंश के कोण पर निर्धारित होगी, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? स्टार, डेल्टा, स्टार या डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, स्टार या डेल्टा कोई भी बना सकते हैं। यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है। पिच फैक्टर वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है या कोई मात्रक नहीं होता? 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पिच फैक्टर का, क्योंकि ये अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है? पिच फैक्टर कहलाता है, पावर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर आरएच फैक्टर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या फिर शून्य, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इकाई से कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है जो इकाई से कम होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। प्रदीप्त इल्यूमिनेशन से जो आपका क्वेश्चन बनता है, पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितने देर के बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई बाधा पड़ जाएगी, ठीक है। ए शीघ्र ही स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 5 मिनट के बाद होगा। सी 15 से 20 मिनट के बाद होगा या 30 से 35 मिनट के बाद होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकंड, कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे डेटा है, याद रखना पड़ेगा। ये 3000 घंटे, 8000 घंटे, 4000 घंटे या 200 घंटे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 3000 घंटे सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ये 3000 घंटे इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वर्किंग पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप है, ठीक है। इससे पहले सोडियम वाष्प देखे थे तो 3000, आपकी मरकरी वाष्प लैंप देखेंगे 200 घंटे, 5000, 300 या 3000 घंटे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, 3000 घंटे, मतलब दोनों का इक्वल ही है, ठीक है। तो राइट हो गया डी वाला, बिल्कुल भी याद रखने में आसानी होगी। किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चोक जो जोड़ा जाता है, चोक क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्टेज को घटाने के लिए, प्रकाश का रंग बदलने के लिए, बिल्कुल भी गलत है। विसर्जन को स्थिर करने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, विसर्जन को स्थिर करने के लिए, ठीक है। जो विसर्जन हो रहा है इसको स्थिर करने के लिए 49 नंबर क्वेश्चन का सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचालित होते हैं? 230 वोल्ट 3 फेज सप्लाई, 110 वोल्ट 1 फेज सप्लाई, 230 वोल्ट 1 फेज सप्लाई या 440 वोल्ट 1 फेज सप्लाई, ठीक है।
50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 230 वोल्ट और सिंगल फेज पे हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचालक विद्युत तार, केबल, विद्युत उपकरण, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन, इससे लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर इस चैप्टर को करके जाइए। स्विच की विशिष्टताओं के लिए आवश्यक है, ठीक है, वोल्टेज, धारा, क्षमता, स्विच का प्रकार, उपयुक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज भी अच्छी होनी चाहिए, धारा क्षमता भी उसकी सही होनी चाहिए, उपयुक्त सभी, स्विच का जो प्रकार है ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 200 वाट से अधिक लैंपों में प्रयोग करते हैं पेडेंट होल्डर, अस्थायी होल्डर, एडिशन स्क्रू होल्डर या फिर बैटन होल्डर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 200 प्लस वाट के जो लैंप प्रयोग किए जाते हैं, एडिशन स्क्रू होल्डर आप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं? पंखे के लिए, विद्युत इस्त्री के लिए, गीजर के लिए, फ्रिज के लिए। तो इस्त्री उस्त्री के लिए नहीं करेंगे, ये पंखा जहाँ लगाते हैं सीलिंग में, सीलिंग रोज बोलते हैं उसको, सीलिंग रोज ही बोलते हैं, सीलिंग मतलब जो छत का पंखा होता है, इसके लिए लगाते हैं। तो ए वाला बिल्कुल भी 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, इस्त्री उस्त्री के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट में अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? ठीक है, बल्ब, डिस्क, सीलिंग रोज, एडॉप्टर, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। एडॉप्टर का अर्थ ही होता है एडॉप्ट करना, मतलब उसमें दूसरी डिवाइस आके कनेक्ट हो सकती है, उसी को एडाप्टर बोलते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा आसानी से बना लेंगे। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? ठीक है, आपको बताना है मजबूती के लिए, प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए या पहचानने के लिए, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। प्रतिरोध को घटाने के लिए हम उसको मोटा बनाते हैं, जो 3 पिन सॉकेट होती है, जो मोटा वाला पिन होता है, प्रतिरोध को घटाने के लिए करते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये लास्ट जो हमारा चैप्टर होता है, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जो इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे भी जुड़े क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और हर एक चैप्टर को हम गंभीरता से लेंगे ताकि आपके अच्छे स्कोर बने, ठीक है। अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात होता है, ठीक है। अधिकतम मांग और संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात क्या होगा? मांग गुणांक, भार गुणांक, शक्ति गुणांक या क्षति गुणांक, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, मांग गुणांक, ठीक है। मांग गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? अधिकतम मांग एवं संयोजित जो संपूर्ण भार है इसका अनुपात होता है मांग गुणांक, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भार गुणांक क्या है? ठीक है, औसत मांग बता अधिकतम मांग, संयोजित क्षमता, अधिकतम मांग बटा औसत मांग या मांग गुणांक, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, औसत मांग बटे अधिकतम मांग, सॉरी यहाँ से औसत मांग बटे अधिकतम मांग आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, निम्न में से कौन सा भार गुणांक का अधिकतम मान होता है? 1, 0.8, 100 या फिर 2, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यहाँ से 1 होता है, ठीक है। भार गुणांक का अधिकतम मान जो होगा वो मैक्सिमम 1 ही होगा, मैक्सिमम 1 ही होगा, यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है जब भार गुणांक का मान उच्च होता है? विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है, विद्युत ऊर्जा मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, विद्युत ऊर्जा महंगी होती है, ऊर्जा क्षति ज्यादा होती है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा जो है सस्ती होगी अगर भार गुणांक का मान उच्च होगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा सस्ती होती है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इकाई में उपभोक्ता का भार प्रायः मापा जाता है? किलोवाट में, किलोवाट हावर में, वोल्ट में, एम्पियर घंटा में, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको पता है कि किलोवाट, ठीक है। जो आपका लोड जो मेजर किया जाता है ये ए में किया जाता है, मतलब किलोवाट में किया जाता है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन हो गए हैं, तो जो पिछले कमेंट में क्वेश्चन थे उन सभी का एक साथ जवाब यहाँ पे सुन लीजिए सभी, कि जो आप लोग पूछ रहे थे, पहला ये सवाल ज़्यादा आ रहा है कि जो कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा जो सजेशन दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, आपको 240 प्लस नंबर तो करने हैं, ठीक है। तो इतना करेंगे तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं रही बात कि सिलेबस की, तो 40 क्वेश्चन पीसीएम से आ रहा है और 60 क्वेश्चन जो ट्रेड के हैं। तो 60 क्वेश्चन जो ट्रेड हैं, जो मैक्सिमम नंबर 600 चौके 24 240 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। ये हम आपको करा रहे हैं। पीसीएम क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि पीसीएम क्या है, बहुत सारे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, और अभी अभी आपने लेटेस्ट ही किया है,
हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, तो पीसीएम में हमारे हिसाब से 20 प्लस क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएंगे और यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन बना लेते हैं तो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और जो बहुत से सारे लोग पूछ रहे हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस यही है जो पीसीएम आप जानते हैं क्या आएगा। और जो ट्रेड के क्वेश्चन है हमने 12 चैप्टर में डिवाइड किए हैं, 12 चैप्टर में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 10th नंबर की वीडियो थी। कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाते हैं और शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, ऐसे ही दिखाते रहिए प्यार और अपने भाई को सपोर्ट करिए ताकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और अच्छे से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई हो पाए और चीज़ों को और जो है डीप में जाके समझाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से और भी जो कमेंट क्वेरी आपकी होगी जरूर बताइएगा। आपके सजेशन जो सुझाव होते हैं हम जरूर देखते हैं, आपके कमेंट का हर रिप्लाई देते हैं। ऐसे ही आप बनाए रखिए। ठीक है, थैंक यू बोला जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइए। छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, और मुस्कुराना हर एक चेहरे को चाहिए, यही टैगलाइन है। ठीक है, हर एक चेहरा मुस्कुराना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमको अगर कांटेक्ट करना है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई समस्या, क्वेरी, आपके सुझाव, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको